अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखेंगे काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब उस पिंजरे वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पे जैबिक कैद होता है। उस्मान साहब को देखते ही जैबिक रोने लगता है और कहता है, उस्मान साहब, मेरे पैरों तले ज़मीन और आसमानों पर गोंग तैंगड़े मेरा गवाह है। मैं कसम खाता हूँ, मुझे अफसोस है, मैं सिर्फ सोना चाहता था। और खांसने लग जाता है। मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ अजीम टैंगड़े की मौजूदगी में। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप मुझे माफ़ कर दें उस्मान साहब। एक भूखा आदमी हर एक के काम आएगा। इसकी बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, तुम यहाँ कुत्ते की तरह खड़े हो, लेकिन जब भी तुम अपना मुंह खोलते हो तो अपने मुंह से गंदे अल्फाज निकालते हो। और उस्मान साहब मजीद कहते हैं, जब कुत्ता जाल में फंस जाता है तो वो और भी बुरी तरह चीखता है। मुझे लगता है कि तुम पिंजरे में कैद हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम्हारे अल्फाज की कोई अहमियत नहीं है। ये सब सुनकर जैबिक कहता है, मैंने सुना है कि आपने एक मंगोल को सिपाही में बदल दिया था और एक तुर्क की तरह आपने उसे अपने साथ लड़ने दिया। उस्मान साहब, आपने उस पर एतमाद किया और आप उसे अंदर ले गए। मुझ पर भरोसा करें और मुझ पर रहम करें उस्मान साहब, आपको आपकी खिदमत में एक और तलवार मिलेगी। उसकी बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, क्या तुम फरौन को जानते हो? उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहा, लेकिन जब उसे पता चला कि वो डूब रहा है तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन वो उसका सच्चा ईमान नहीं था। यही वजह है कि तुम भी फिरौन की तरह हो। इसलिए मुझसे किसी भी रहम की उम्मीद ना करो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पकड़ा तो तुमने हथियार डाल दिए और वो तलवारें जो हमारे साथ हैं वो ईमान के नूर से चमकती हैं। फिर उसी दौरान बारकन और शामिल खैमे के अंदर दाखिल होते हैं। बारकन जैबिक की जानब देखता है तो जैबिक बारकन की जानब देखता है और दूसरी जानब कारवन सराय का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे अली साहब का सिपाही आकर उन्हें बताता है कि उस्मान साहब का भतीजा आग तैमूर और उसका सिपाही सुंदूस आया है, वो खबर लेकर आया है। ये बात सुनते ही अली बे को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, आग तैमूर, तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया। और फिर वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। जैसे ही आग तैमूर अंदर दाखिल होता है, अली बे और उसके साथियों की तलवारें म्यानों से बाहर होती हैं। तैमूर को देखते ही अली साहब कहते हैं, तैमूर, तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया। और फिर अपने सिपाहियों से कहते हैं, इन पे हमला कर दो और मार दो इन्हें। वो तमाम सिपाही आग तैमूर और भाई सुंदस पर हमला आवर हो जाते हैं। आग तैमूर और भाई सुंदस अपना दिफा करते हैं और उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत जल्द उन सबको जख्मी कर देते हैं। फिर आग तैमूर अली भाई की जानब जाता है। आगे से अली भाई उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो जल्दी अली भाई पर काबू पा लेता है। फिर वो अली भाई से कहता है कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, आपका बेटा जिंदा है और मैं आपकी तरफ उस्मान साहब का पैगाम लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर अली भाई का गुस्सा थोड़ा कम होता है। फिर आग तैमूर अपना खंजर अली भाई के गर्दन से हटा लेता है और उसे नीचे फेंक देता है और फिर कहता है, मैं यहाँ आपके पास एक एलची की हैसियत से आया हूँ, मेरी जान आपके पास अमानत है। उसकी बात सुनकर अली भाई कहते हैं, ठीक है, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो फिर वो कहाँ है? उसकी बात सुनकर आग तैमूर कहता है कि वो थक गया था, इसलिए उस्मान साहब का मेहमान बन गया, इसलिए वो सरदार के साथ यहाँ आएगा। उसकी बात सुनकर अली भाई कहते हैं कि उस्मान बहुत सारी गलतियाँ कर चुका है, अगर अब उसने मेरे एलची को कोई तकलीफ दी। उसकी बात सुनकर आग तैमूर कहता है कि आपका एलची हमारे पास अमानत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ भी आप ऐसा ही करेंगे। फिर भाई संगूर कहते हैं कि अली भाई, आपका बेटा एक दफा फिर हदें फैलांग रहा है। आग तैमूर ने उसको सिर्फ उसकी हद बताई है और आप फिक्र ना करें, आपका बेटा जिंदा है। उसकी बात सुनकर अली भाई कहते हैं, जब तुमने हद पार की तो मैंने तुम्हें हद नहीं सिखाई, अब तुम चुप रहो और एलची को बात करने दो। फिर आग तैमूर से कहते हैं कि उस्मान ने क्या पैगाम भेजा है। तो आग तैमूर कहता है, वो कल खुद तुर्गत साहब को आपके पास लेकर आएंगे और मुस्तफा भी उनके साथ होगा और उस्मान साहब वो करेंगे जो इंसाफ कहता है। फिर अली भाई उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। मैं तो समझा था कि काइयों ने अपने आबाओ-अजदाद से कुछ नहीं सीखा, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान को मामला समझ आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर आग तैमूर कहता है, काइयों ने हमेशा इंसाफ का परचम थामा है, काई कभी नहीं बदले, लेकिन आपको इसमें अपना फायदा नजर नहीं आ रहा और आप हकीकत देखना नहीं चाहते, इसलिए हकीकत से दूर भाग रहे हैं। लेकिन अब काइयों का इंसाफ सब देखेंगे। अली भाई अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हमारे मेहमान को कमरे में ले जाओ और सिपाही उन्हें उनके कमरों तक ले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस्मान साहब और बारकन उस पिंजरे वाले खेमे के अंदर मौजूद होते हैं और बारकन उस्मान साहब से पूछते हैं, क्या ये वही गद्दार है जिसने मेरी सलवी को मारा? उस्मान साहब उसकी बात सुनकर कहते हैं, हाँ, ये वही है और इस कुत्ते का खून बहाना आपका हक है। और फिर बारकन जैबिक के सामने आता है। फिर उस्मान साहब बारकन और जैबिक का जायजा लेते हैं और फिर बारकन जैबिक से कहता है, तुमने मेरी खातून को मुझसे छीन लिया। उसकी बात सुनकर जैबिक रोते हुए कहता है, तुम मुझे माफ कर दो। जैबिक उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि कोई रहम नहीं और अपना खंजर निकालता है और उसकी गर्दन पे चला देता है। और इस सारे मंजर को उस्मान साहब बहुत गौर से देख रहे होते हैं और बारकन का बहुत गौर से जायजा ले रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या बारकन गद्दार है भी या नहीं। फिर इस तरह बारकन जैबिक को मार देता है और दूसरी तरफ एनागोल किले का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे कोहनूर तुर्गत साहब के पास पहुंच
चुका होता है और तुर्गत साहब से कहता है कि मैं मुस्तफ़ा को लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर तुर्गत साहब मुस्तफ़ा से मुखातब होते हैं और कहते हैं तुम्हारी मेहमान नवाजी खत्म होने वाली है शहजादे। फिर वो तैमूर को इशारा करता है और वो उसके मुंह से कपड़ा निकाल देता है और फिर तुर्गत उठ के खड़ा हो जाता है और उसके मुंह के ऊपर अपना पाँव रख देता है और उसको मसलना शुरू कर देता है और फिर कहता है अगर तुम अपना रवैया ठीक नहीं करते तो मैं तुमको इससे भी ज्यादा तकलीफ दूंगा। ये सब देखकर कोहनूर कहता है तुर्गत साहब आपको भी हमारे साथ चलना चाहिए, आपको अली साहब के हवाले कर दिया जाएगा, ये उस्मान साहब का हुक्म है। ये सब सुनकर मुस्तफ़ा जोर जोर से हंसने लगता है और तुर्गत साहब की तरफ देखकर कहता है हाँ तो तुर्गत साहब अब क्या हुआ, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब आपको वो मिलेगा जिसके आप मुस्तहिक हैं। आपके सरदार को मालूम हो गया होगा कि आप कैसे इंसान हो, अब वो आपको बेचने जा रहे हैं, सोच लो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये सुनकर तुर्गत साहब मुस्तफ़ा के बाल पकड़ लेते हैं और फिर कोहनूर से मुखातब होकर कहते हैं मुझे पता है कोहनूर, मैं किसी भी ऐसी चीज के लिए हथियार नहीं डालूंगा जो मैंने किया ही ना हो, खास तौर पर एक बच्चे की खातिर, और मैं उस्मान साहब के हुक्म पर कोई भी सवाल नहीं उठाऊंगा। ये सब सुनकर मुस्तफ़ा कहता है कोई तुम्हारी बात क्यों माने तुर्गत, तुम उस्मान साहब के हुक्म से जाओगे। तो तुर्गत साहब कोहनूर से कहते हैं मुझे पता है कि हकीकत आगशार हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये गन भी साफ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर मुस्तफ़ा फिर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर तुर्गत साहब से कहता है कि मुझे मत सिखाओ तुर्गत, तुम जानते ही क्या हो, तुमने एक मासूम शख्स की जान ली, गद्दार, कातिल। उसकी बात सुनकर तुर्गत साहब को फिर गुस्सा आ जाता है, फिर वो मुस्तफ़ा को मारने लगते हैं तो कोहनूर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुर्गत साहब उस्मान साहब आपसे इसकी हिफाजत की तवक्को कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर तुर्गत साहब कहते हैं आप परेशान ना हो, हम दोनों सुबह वहाँ होंगे। फिर यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे रोमानुस अपने कमरे के अंदर मौजूद होता है और सामुद्दीन उसके कमरे का दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होता है तो रोमानुस पूछता है बताओ तुम बारकन की तरफ से क्या खबर लेकर आए हो। तो सामुद्दीन कहता है कि उस्मान साहब तुर्गत को अली भाई के हवाले करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर रोमानुस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, उस तुर्गत की वजह से चुबान और काई कबीला लड़ने वाला था और उस्मान ने हमसे वो मौका छीन लिया और यहाँ तक कि अपनी साख को तबाह करने का खतरा मोल लिया। वो अपने सबसे काबिल भरोसा आदमी को उसके हवाले करके हमारे मंसूबों को नाकाम करने वाला है। उसकी बात सुनकर सामुद्दीन कहता है वो तुर्गत को अली भाई के हवाले करने के बाद यानी शहर पर हमला करने वाला है। उसकी बात सुनकर रोमानुस कहता है उस्मान उस्मान, और फिर सामुद्दीन से कहता है अगर उस्मान ने तुर्गत साहब को अली भाई के हवाले कर दिया तो इसके सरदारान उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और वो समझेंगे कि वक्त आने पर उन्हें भी बेच दिया जाएगा और वो अब भी लड़ना चाह रहा है, इसे आने दो। और उसके बाद वो पूछता है इसकी जंगी मंसूबाबंदी क्या है। तो उसकी बात सुनकर सामुद्दीन कहता है उस्मान और उसके सिपाही अकबीर के इलाके में ठहरेंगे। बारकन साहब का कहना है कि ये घात लगाने के लिए एक बेहतरीन जगह है, इसके वहाँ जाने से पहले उस जगह को तबाह कर दो। सरदारान बाद में आएंगे, उस्मान के मरने के बाद वो नहीं रुक सकेंगे। उसकी बात सुनकर रोमानुस कहता है बहुत खूब, तो फिर तैयार हो जाओ, मैं उसके लिए एक बहुत खूबसूरत घात लगाऊंगा। उसका ख्याल है कि वो अपनी सरजमीन को वसअत देगा, लेकिन मैं सब कुछ जला दूंगा और वो अपनी जमीन में सिर्फ राख देखेगा। फिर सामुद्दीन कहता है बारकन साहब ने कहा है कि आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर तुम इस बार उस्मान साहब को मारने में नाकाम रहे तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। उसकी बात सुनकर रोमानुस कहता है कि अपने सरदार को जाकर बता दो कि इस बार उस्मान का मज़ार अकबीर बनेगा। उसकी बात सुनने के बाद सामुद्दीन वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहर कुताई कुमराल अब्दाल और उस्ताद दाऊद के पास बैठा शरबत पी रहा होता है। शरबत पीने के बाद कहता है कि मैंने यहाँ आते हुए बारकिन के आदमी का पीछा किया। उसकी बात सुनकर उस्ताद दाऊद कहते हैं वो कुत्ता, जाहिर है कि वो रोमानुस को खबरें भेज रहा है। उसकी बात सुनकर जरकुताई हैरान हो जाता है और खड़ा हो जाता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हो उस्ताद दाऊद। और फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं हाँ रोमानुस यहाँ है और वो फौज की क़यादत करेगा। और फिर जरकुताई उसकी बात सुनकर कहता है वाह कमीनो वाह। फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं वो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो एजनिक से राहब और हकीम भी ले आए हैं। फिर जरकुताई वहाँ जल्दी से रवाना होने लगता है तो पीछे मुड़कर कहता है कि मैं जाकर ये खबर सरदार को पहुँचाता हूँ, जीते रहे, लेकिन मैं इस कमीने असामुद्दीन का पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर उस्ताद दाऊद कहते हैं जीते रहो जरकुताई, रब तुम्हारी मदद करे और वो तुम्हारी रहनुमाई करे। उनकी बात सुनकर जरकुताई कहता है आपकी भी, जीते रहें, आप जंग के लिए अपनी जानें खतरे में डालते हैं, अल्लाह आपसे राजी हो। और फिर वो तीनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। और फिर जरकुताई उनसे कहता है कि मुझे अब जाने दें, जहाद मुबारक हो। इतना कहकर वो बाहर निकल जाता है। फिर काई कबीले का मंजर सामने आता है जहाँ पे उस्मान साहब और बारकन मरकजी खेमे के अंदर मौजूद होते हैं। उस्मान साहब बारकन से पूछते हैं जैबी को मारने के बाद क्या आपके दिल को सुकून मिला।
ان کی بات سن کر بارکن کہتا ہے میری سیلوی کی موت ایک شعلہ ہے جو زندگی بھر میرے سینے کو جلاتا رہے گا، لیکن آپ یہ جان لیں جس نے میرے پیار کی سانسیں چھینی اس کی بھی سانسیں چھین لی گئی اور یہ بات میرے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں لیکن میں پھر بھی وہ حاصل نہیں کر سکا جو میں چاہتا ہوں۔ سرداران میں ایک غدار ہے اور وہ جیبک کے ساتھ مل کر کام کرتا تھا۔ عثمان صاحب کی بات سن کر بارکن کہتا ہے تو پھر اس کتے کو مارنے کے لیے آپ نے مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ ہم اس کا سر کچل کر بات کر سکتے تھے جناب۔ کیا آپ قبیلے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تاکہ میرے دل کو سکون ملے؟ عثمان صاحب اس کی بات سن کر کہتے ہیں کہ شاید مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کتے کی موت نے مجھے کافی معلومات فراہم کی ہیں۔ اس کی بات سن کر بارکن کہتا ہے اچھا تو پھر کیا آپ اس غدار کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر آپ اسے جانتے ہیں تو آپ اسے فوراً سزا دے سکتے ہیں تاکہ کائی قبیلے کو دوبارہ ان مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے عثمان صاحب کیا اس غدار کا میری سلوی کی موت سے کوئی تعلق ہے؟ تو عثمان صاحب اس کی بات سن کر کہتے ہیں میں اسے پوچھوں گا، میں اسے سب کچھ پوچھوں گا، تم بالکل فکر نہ کرو کیونکہ جیبک مر گیا ہے اور پھر کوئی اور بولے گا۔ ان کی بات سن کر بارکن کہتا ہے تو پھر اب کون بتائے گا کہ غدار کون ہے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ رومانوس اور جیبک یہ ایک ہی شخص کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن اب جب کہ جیبک مر گیا ہے تو رومانوس بولے گا۔ پھر عثمان صاحب اپنی نشست سے اٹھتے ہیں اور بارکن کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اندر کا غدار فتوحات کو کبھی نہیں روک سکتا۔ بارکن صاحب ہم یونی شہر حاصل کر کے رہیں گے۔ یہ سن کر بارکن تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے واللہ حضور، اور یہ کہہ کر وہ باہر کی جانب چلا جاتا ہے اور یہیں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جلد ہی اس بالن کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہمارے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ شکریہ۔